चालू करो बाबू। हम पटने में थे तो कहाँ रहेंगे। मेरिट थोड़े न बनता है, इसीलिए दोस्तों पढ़ाइए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन एक ही बात सच्चाई है, जो रट लिया वो अंत में सक्सेस हो गया। बहुत आदमी को रटना नहीं है, स्मार्ट तैयारी करना है। स्मार्ट तैयारी के क्या हुआ जी, हो गया, बढ़िया से लाइव करो। दिखना भी चाहिए ना, लाइव हो गया। अब ऐसे का दिख रहा है। एक मिनट। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि जो भी रटेगा अंत में वो सिलेक्शन लेगा, कहीं ले। दौरगा में तो ये क्लियर हो गया कि 1800 का सिलेक्शन होगा, एक कम कर दीजिएगा तो ये क्लियर है। तो कोई भी सिलेक्शन की बात हो, बात सिर्फ एक ही है, जो रट लिया वो अंत में सिलेक्शन लेगा। अब बहुत आदमी का प्रश्न था कि रटना ही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल एकमात्र विकल्प है रटना। तो क्या समझना जरूरी नहीं है? तो भाई क्लास में हो क्या रहा है? क्लास में समझाने का ही काम हो रहा है। हम जो आते हैं या रोशन सर जो भी आते हैं वो समझाने का ही काम करते हैं। आपका काम है क्वेश्चन रटना। 30,000 क्वेश्चन है, रट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी के रिजल्ट में। एक भी क्वेश्चन छूटेगा घातक कर देगा आपको, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब समझ रहे हैं फॉर्म कितना डलेगा आपको पता है कि नहीं पता? लेकिन नौकरी अंततः कितना को होगा? 1800 का। इसलिए ये बहुत कठिन है, विषय वस्तु बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। कठिन इसलिए है कि सीट है कम और अभ्यर्थी है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम कह रहे कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको याद नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पर वो आपकी व्यक्तिगत समस्या है कि आपको याद नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? और याद नहीं हो रहा है इसका कोई दूसरा कारण भी नहीं होता, एक ही कारण होता है, सेल्फ स्टडी नहीं करना। अधिकांश लोगों की यही समस्या। बैठिएगा तब नहीं याद होगा, बैठने का हुनर ही नहीं है। कोई भी 2-3 घंटा ठीक से बैठ नहीं पाता, वो कभी दरोगा बन ही नहीं सकता। तो बैठने का कैपेसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि खड़ा होकर आज तक कोई नहीं याद कर पाया। आपको बैठना ही पड़ेगा, बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बैठने का भी हुनर बहुत जरूरी है होना। और वो हुनर आप लोगों में है, हम आप लोगों का क्रिटिसाइज नहीं करें कि आप लोगों में नहीं है दोस्तों। तो अब आपके पास तो मौका है भी नहीं, एक दिन भी सेल्फ स्टडी नहीं छोड़ना है आपको। और त्योहारों का समय है, सारे महत्वपूर्ण त्योहार हिंदू धर्म से रिलेटेड इसी महीने या अगले कुछ महीने में समाप्त हो जाएंगे। तो ये त्योहार हर साल आते हैं, इसको बहुत ज्यादा हमें नहीं लेना है। त्योहार आते जाते रहते, हम नहीं थे आप नहीं थे तो भी त्योहार होता था, हम हैं तो भी त्योहार हो रहा है, हम नहीं रहेंगे तो भी त्योहार होते रहेगा। होता क्या है कि किसी त्योहार को लोग इस तरह से मनाने लगता है कि बाप रे बाप, इसी साल तो है, अगला साल तो कैंसिल होगा, ये है कि नहीं? तो खैर खुमारी है, हम आपको बता रहे हैं। बाकी बाकी आप जानते हैं कि इकोनॉमी के 3 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं और फिजिक्स के 1 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। तो अब क्लास लगातार चलेगा, बीच में क्लास रुक रुक के चल रहा था, हम अपनी भी परेशानी आपको बता दिए हैं। तो 3 इकोनॉमी का समाप्त हो गया है।
और एक फिजिक्स का समाप्त हो गया। निश्चित रूप से सब याद कर लिए होंगे, बिल्कुल। अब जो याद नहीं किए वो सीधे रेस से पीछे हैं, अब उसके बाद मौका नहीं है। तो इसीलिए निश्चित तौर पर सब लोग याद कर लिए होंगे। आइए, फिजिक्स के दूसरे चैप्टर है और दूसरा चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो प्रश्न भी आप देखे होंगे, पूरा कवरेज है, एक एक बात आपको समझ में आएगा। प्रश्नों की भी संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी गई है कि हर तरह के प्रश्न से संबंधित कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कुछ भी बचे नहीं दोस्तों। तो आज मोशन के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी मोशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, एक एक बात को यहाँ पर हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। आप शांति पूर्वक क्लास करिए, हमारी बातों को सुनिए और कोशिश करिए कि क्लास में ही याद हो जाए। आइए, पहला प्रश्न है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया और बल को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था। इस प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है न्यूटन के नाम देखकर। सबको लगता है कि गति नियम न्यूटन ने दिए तो गति को भी उन्होंने ही परिभाषित किया। जी बिल्कुल नहीं, गति को न्यूटन से पहले ही परिभाषित कर चुके थे। कौन? गैलीलियो ने। न्यूटन ने गति नियमों को देकर बल को परिभाषित किया। अगर न्यूटन के बारे में थोड़ी सी भी आपको जानकारी होगी तो यह पता होगा कि न्यूटन ने 3 गति नियम दिए और 3 गति नियम में उनका जो पहला गति नियम है वो केवल परिभाषा ही देता है, लेकिन गति का नहीं। किसका? बल का। तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। अब बल को किसने परिभाषित किया? सर्वप्रथम बल को किसने परिभाषित किया? न्यूटन ने। और गति को? गैलीलियो ने। अब गति को जो भी परिभाषित किया तो वो परिभाषा भी कुछ अलग है। हो सकता है कि गति की परिभाषा हम जो जानते हैं वही परिभाषा है कि क्या उससे थोड़ा भिन्न है। तो आप ये भी जान जाइए कि आखिर गैलीलियो की जो परिभाषा है गति का वो क्या है। तो गैलीलियो का कहना है कि अगर हमें गति को समझना है तो सबसे पहले एक रिफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेने पड़ेगा? रिफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी कि एक निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा या एक सापेक्ष बिंदु लेना पड़ेगा ताकि हम गति को समझ सके। बिना कोई रिफरेंस पॉइंट लिए हम गति को समझ नहीं सकते हैं। कैसे, क्यों नहीं समझ सकते हैं? उदाहरण हम आपको दे रहे हैं और यह उदाहरण एनसीईआरटी का ही है, तो एकदम आसान तरीके से उदाहरण को समझिए। एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन पटरी पर चल रही है, ट्रेन में कुछ यात्री बैठे हुए। अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई यात्री चलती ट्रेन को देखकर बोला कि ट्रेन में जो यात्री है ना वो गति में है, ट्रेन में जो यात्री है वो गति में है। तो क्या ये वो सही कहा? गलत कहा जी। सवाल को पहले समझिएगा, ठीक है ना। एक ट्रेन चल रही है, पटरी पर चल रही है, अपने गंतव्य की ओर चल रही है। तो प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति चलती ट्रेन को देखकर बोला कि ट्रेन में जो यात्री है ना वो क्या है? गति में। गति में बिल्कुल है कि नहीं है? अरे ट्रेन चल रही है तो उस पर स्थित निर्जीव हो सजीव हो सब क्या कर रहा है? गति में कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ट्रेन में जो बैठा यात्री था वो ट्रेन के अन्य यात्रियों को कह रहा है कि ना कोई आदमी गति में नहीं, सब बैठल है। तो आप कहिएगा बिल्कुल वो तो सही कह रहा है। तो दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत हुआ कि प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है वो चलती ट्रेन को देखकर कह रहा है कि सब यात्री गतिशील है, लेकिन ट्रेन में जो यात्री है वो अपने बगल के यात्री को कह रहा है कि नहीं कोई गति में नहीं, सब क्या है? बैठा है, हमारे बगल में बैठा है, गति में रहता तो निकल जाता। बात समझे ना? समस्या उत्पन्न हो गई ना। दोनों सही बोल रहा है, दोनों गलत नहीं बोल रहा, दोनों क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। बोल क्या रहा है
प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति कह रहा है कि हमारे सापेक्ष, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति कह रहा है कि हमारे सापेक्ष ट्रेन में बैठे यात्री क्या है? गतिशील है। ट्रेन का यात्री कह रहा है कि हमारे सापेक्ष ट्रेन के अन्य यात्री गतिशील नहीं है। गतिशील तो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी के सापेक्ष ये गतिशील। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी क्या है? रिफरेंस पॉइंट है, जिससे परिभाषित हो रहा है कि कौन गति में है और कौन गति में नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो गति को बिना रिफरेंस पॉइंट लिए समझा नहीं जा सकता है, और अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, सब गतिशील है। क्यों? तो हम जिस पृथ्वी पर रहते, पृथ्वी ही स्वयं क्या है? तो पृथ्वी पर का हर निर्जीव सजीव क्या है? अर्थात कोई स्थिर है ही नहीं, कोई स्थिर है ही नहीं। लेकिन ये बात फिजिक्स में चलता नहीं है। फिजिक्स में अलग तरीके से समझा जाता है। और कैसे समझा जाता है? रेफरेंस पॉइंट लेकर समझा जाता है। मान लीजिए राम का एक घर है, राम का एक घर, सॉरी मोहन का घर है, और मोहन का घर कहीं पर स्थित है, मान लीजिए कहीं पर स्थित है, और उसी को मान लिए क्या कि ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है। और मान लीजिए यहां पर एक वस्तु है ए, जो पहला सेकेंड मोहन के घर के सामने था, अगला सेकेंड मोहन के घर के थोड़ा दूर हो गया, फिर अगला सेकेंड मोहन के घर से और दूर हो गया, फिर अगला सेकेंड मोहन के घर से और दूर हो गया। तो हम कहेंगे कि वस्तु एक किस में है? गति में है। वस्तु एक किस में है? गति में है। एक दूसरा वस्तु बी मान लीजिए कि पहला सेकेंड मोहन के घर के सामने था, अगला सेकेंड भी वो मोहन के घर के सामने था, अगला सेकेंड भी वो मोहन के घर के सामने था, यानी कि यह गति में नहीं है। और बिना ये रेफरेंस पॉइंट लिए ये बताया जा सकता है कि कौन गति में है। तो गति को समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी। आप कुछ भी रेफरेंस पॉइंट मान ले सकते हैं, जो कि क्या है? कांस्टेंट है एक जगह पर। तो अब गति को परिभाषित गैलीलियो ने कैसे किया, समझ लीजिएगा। जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते रहता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को बदलते रहता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। और जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता है, तो हम कह देते हैं कि ये विराम में है, ये रेस्ट में है, ये गति में नहीं है। तो गति उस स्थिति को कहते हैं जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को क्या करते रहता है? बदलते रहता है। अगर समय के साथ अपने स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाया, तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में नहीं बल्कि वस्तु विराम में है। यही परिभाषा दिया था किसने? गैलीलियो ने दिया था। बात समझे? गति क्या है, समझे कि न समझे? पहली बात आपकी, बिना कोई रिफरेंस पॉइंट लिए, बिना कोई कांस्टेंट पॉइंट लिए गति को समझना संभव नहीं है। क्लियर? उसके बाद गति के बारे में क्या समझे कि जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को बदलते रहता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। यानी गति में स्थित वस्तु का सबसे बड़ा लक्षण है कि समय के साथ वे अपने स्थिति को क्या करते रहता है? बदलते रहता है। एक गतिशील वस्तु का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि समय के साथ वो अपने स्थिति को क्या करते रहता है? बदलते रहता है। अपने पोजीशन यानी अपने स्थिति को बदलते रहता है। और जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को, अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं लाता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में नहीं है। वस्तु किस में है? विराम में है। क्लियर हुआ? समझे?
तो गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? गतिशील वस्तु का लक्षण क्या है? समय के साथ अपने स्थिति में बदलाव। जो वस्तु समय के साथ अपने स्थिति को नहीं बदलता है वो विराम में कहलाता है, वो विराम में कहलाता है। बल को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? न्यूटन। ग्रह गति नियम किसने दिया? इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, विज्ञान की एक शाखा है, यहां पर हम आपको क्लियर कट बता देते हैं। विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है मैकेनिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं यांत्रिक। गति और विराम से संबंधित हर विषय वस्तु का अध्ययन विज्ञान के या फिजिक्स के जिस शाखा में होता है उसका नाम क्या है? मैकेनिक्स नाम। तो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गतिशील वस्तुओं का संपूर्ण वर्णन किया जाता है, संपूर्ण वर्णन। और मैकेनिक्स शाखा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है एस्थेटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स। मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, एस्थेटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। एस्थेटिक्स के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो विराम में है, रेस्ट में है। विराम के वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? एस्थेटिक्स। गतिशील वस्तु का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। और विज्ञान के वह शाखा जिसमें गति के उत्पन्न होने के कारण को, विज्ञान का वह शाखा जिसमें वस्तु में गति के उत्पन्न होने के कारणों को जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। और गति के उत्पन्न होने का कोई दूसरा कारण नहीं है, एकमात्र कारण क्या है दोस्तों? बल। जब किसी वस्तु पर बल लगता है ना तभी गति उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होने का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए डायनेमिक्स को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि डायनेमिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसमें गति उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है, या डायनेमिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसमें बल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बल का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स का वह कौन ब्रांच है जो गति का संपूर्ण वर्णन करता है? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। विराम के वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? एस्थेटिक्स। गतिशील वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? काइनेमेटिक्स। गति उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? डायनेमिक्स या बल का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? अब बताइएगा उत्तर क्या होता है। कुछ लोगों का पीडीएफ नहीं खुला है। आप लोग बड़ा बड़ा फाइल पीडीएफ का काहे देते हैं जी? इसको समझ लिए है ना? यही तो दिक्कत है, इसको रटना, इसको समझना क्या है तो है क्या। तो अगर ये समझ गए हैं तो भाई क्या होगा उत्तर? और आपको परीक्षा में हिंदी नाम शायद दे देगा, क्योंकि हिंदी नाम देगा तब तो क्लियर हो जाएगा कि आंसर ए है। अगर हिंदी नाम देगा तो इसी को हिंदी में लिखेगा काइनेमेटिक्स, यानी को आकर करके। बात समझ गए? कोई दिक्कत? विराम के वस्तुओं का अध्ययन एस्थेटिक्स में, गति उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन डायनेमिक्स में। क्लियर? हालांकि ऑप्शन पर हमें विरह करने का जिरह करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना है ना कि आप लोग कहते हैं कि सर इतना काहे है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? घूर्णी गति, दोलनी गति और आवर्त गति। अब स्वाभाविक है कि इन तीनों गति को आप समझिएगा तब ना होगा। बफरिंग कर रहा है क्लास का? अब पीडीएफ को थोड़ा छोटा छोटा करके दो, ठीक है। एक के बार जो है 100 MB का पीडीएफ डालते हो, खुलता नहीं है, लेट से खुलता है, तो विद्यार्थी इंतजार आज कर नहीं सकता है कुछ चीज को छोड़कर, तो पीडीएफ खुलने का इंतजार करेगा। आप जो समझ रहे उसके बारे में तो हम बिल्कुल नहीं बोले हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो स्वाभाविक है कि इन गतियों को हम जानेंगे तब ना हम तय कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि सबसे पहले हम इस गति को समझे कि घूर्णन गति क्या है, दोलन गति क्या है, आवर्त गति क्या है। अगर आप गति को समझ जाएगा तो गति क्या है समझ गए ना। जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को अर्थात पोजीशन को बदलते रहता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। अब जो वस्तु गति में है उसकी गति एक जैसी नहीं होती है, गति बहुत जटिल है। गति इतना जटिल है कि गति के कुछ बातों को समझने के लिए कैलकुलस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हालांकि हम गति के उतने अंदर की बात पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो वस्तु गति में है उसकी गति भी एक जैसी नहीं होती है। गति कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के गतियों में हम केवल उसका जिक्र कर रहे हैं जो आपको प्रश्न बनाने में अभी सहयोग करेगा। पहली गति है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या है उसको समझ लीजिए। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वस्तु के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए मौत के कुआं में मोटरसाइकिल वालों की गति वृत्तीय गति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति वृत्तीय गति। बात समझ गए ना। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति होने के लिए जरूरी नहीं है कि संपूर्ण मार्ग वृत्तीय हो तब वो वृत्तीय गति कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। मार्ग का एक छोटा सा हिस्सा भी वृत्तीय रूप में है तो भी उसकी गति क्या होगी? वृत्तीय गति होगी, वृत्तीय गति होगी। मोड़ पर साइकिल सवार की गति, मोड़ पर सड़क के मोड़ पर साइकिल सवार की गति वृत्तीय गति है। हालांकि उसकी वृत्तीय गति क्षण भर के लिए ही रहती है। जब वो मोड़ लेता है तो मोड़ लेता है तो क्या होता है? तो साइकिल सवार जब सड़क के किनारे मोड़ लेता है तो उसकी गति क्षण भर के लिए क्या हो जाती है? तो वृत्तीय गति होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि संपूर्ण मार्ग वृत्तीय हो। अगर आंशिक मार्ग भी अगर वृत्तीय रूप ले रहा है तो उस मार्ग पर भी गतिशील वस्तु के गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। बात समझे कि नहीं समझे? वृत्तीय गति समझ गए। अब आप समझिएगा घूर्णन गति क्या है। वृत्तीय गति समझ गए ना, बहुत कुछ है नहीं। दूसरा गति घूर्णन गति, घूर्णन गति रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति को समझिएगा, रोटेशनल मोशन। ऐसी वृत्तीय गति, ऐसी वृत्तीय गति जो किसी अक्ष के चारों ओर हो, जो किसी अक्ष यानी एक्सिस के चारों ओर हो, एक्सिस के चारों ओर हो, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। ऐसी वृत्तीय गति जो किसी अक्ष के चारों ओर हो उस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं।
यानी घूर्णन गति निश्चित तौर पर क्या है? वृत्तीय गति भी है, प्रत्येक घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है, प्रत्येक घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है, लेकिन प्रत्येक वृत्तीय गति घूर्णन गति केवल वही वृत्तीय गति घूर्णन गति है जो हो रहा है किसी अक्ष के। घड़ी की सुई की गति, घड़ी सुई वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? लेकिन घड़ी का सुई में एक एक्सिस है, उसी के चारों ओर घूम रहा है। पहिए की गति, नोचता लट्टू की गति, पंखे के ब्लेड की गति, पवन चक्की की ब्लेड की गति, बात समझे। और यहां पर दिक्कत यह है कि जितना भी घूर्णन गति है वह निश्चित ही वृत्तीय गति भी है। सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है दोस्तों। मौत के कुआं में मोटरसाइकिल सवार की गति केवल वृत्तीय गति है, वो घूर्णन गति नहीं है। सड़क के मोड़ पर साइकिल सवार की गति केवल वृत्तीय गति है, घूर्णन गति नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? अक्ष नहीं है दोस्तों, अक्ष नहीं है। क्लियर हुआ? वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति, और ऐसी वृत्तीय गति जो किसी एक्सिस के चारों ओर हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? दो गति समझ गए। अब आप समझिएगा, आवर्त गति। आवर्त गति क्या है? पेरियोडिक मोशन। आवर्त गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति समझ गए ना? आवर्त गति को समझिएगा। आवर्त गति क्या है? जब वस्तु, समझने पर ध्यान दीजिएगा, परिभाषा तो लुसेंट में भी लिखा हुआ है, पर एक नया चीज हम लिख रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। जब वस्तु किसी आगे पीछे नहीं, किसी निश्चित पथ पर, निश्चित पथ पर, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती रहती है, दोहराती रहती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति कहते हैं। तीन चीज यहां इंपॉर्टेंट है, निश्चित, निश्चित और दोहराना। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराते रहे, वो गति कौन है? ध्यान रखिए, वृत्तीय गति भी आवर्त गति हो सकती है, घूर्णन गति भी आवर्त गति हो सकती है, अन्य कोई भी गति भी आवर्त गति हो सकती है, अगर वो कितने शर्तों को पूरा कर दे। तीन, पथ बदलनी नहीं चाहिए, निश्चित रहनी चाहिए, समय अंतराल में बदलाव नहीं होनी चाहिए, और गति बार बार दोहराती रहनी चाहिए। मान लीजिए ये एक पथ है और ए इस पथ पर 2 मिनट में गया, कहां? यहां पर, फिर 2 मिनट में आया यहां पर, 2 मिनट में फिर यहां पर, 2 मिनट में फिर यहां पर। तो निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में गति को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो इसकी गति कैसी गति? आवर्त गति। मान लीजिए हम भी एक सेकंड में यहां, फिर अगला सेकंड में यहां, फिर अगला सेकंड में यहां आते जाते रहेंगे, तो हमारी गति भी क्या बन जाएगी? आवर्त गति बन जाएगी। पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है, लेकिन पृथ्वी की गति आवर्त गति भी है, क्योंकि पृथ्वी निश्चित पथ पर 365 दिन में फिर अपने गति को दोहराने लगती है। पृथ्वी निश्चित पथ पर, जिस पथ पर वो सूर्य का चक्कर काट रहा, क्या वो बदलते रहता है? नहीं बदलेगा, सौरमंडल इधर से उधर हो जाएगा।
तो एक ही पथ पर पृथ्वी निश्चित समय अंतराल 365 दिन, आगा पीछे तो रहा होता है, उसको आप नेग्लेक्ट करिए। 365 दिन बाद पृथ्वी भी अपने गति को क्या करने लगता है, अर्थात पृथ्वी की गति वृत्तीय गति भी है, साथ साथ आवर्त गति भी है, साथ साथ क्या है, जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराते रहे तो उस गति को क्या कहते हैं, घड़ी की सुई की गति आवर्त गति है। सुई एक ही पथ पर निश्चित समय में अपने गति को फिर क्या करने लगता है, घड़ी की सुई की गति वृत्तीय गति भी है, घूर्णन गति भी है, साथ साथ आवर्त गति के भी उदाहरण है। गति बहुत जटिल है, एक ही वस्तु एक ही समय अंतराल में भिन्न भिन्न गति में हो सकती है, यह बिल्कुल सच। गति बहुत जटिल है, कोई वस्तु एक ही समय में भिन्न भिन्न गतियों में हो सकती है, एक ही समय में भिन्न भिन्न गतियों में हो सकती है। क्या आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या कोई वस्तु एक ही समय में गति करते हुए अलग अलग गति में हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। झूले की गति, घड़ी के सुई की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, बात समझ गए ना। उसके बाद दोलन गति को समझिएगा। दोलन, दोलन का ही पर्यायवाची है क्या, कंपन। दोलन या कंपन गति, दोलन या कंपन गति, ऑसिलियरिटी या वाइब्रेटरी मोशन। अब इस गति को समझिएगा, दोलन या कंपन गति। कंपन शब्द का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, दोलन या कंपन गति। ऐसी आवर्त गति जिसमें वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करे तो उस गति को क्या कहते हैं, ऐसी आवर्त गति। आप समझ गए ना, आवर्त गति ही क्या बनती है, लेकिन शर्त है ऐसी आवर्त गति जिसमें वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करे, उसे क्या कहते हैं, दोलन गति। पृथ्वी की गति आवर्त गति है, लेकिन पृथ्वी की गति दोलन गति, क्योंकि पृथ्वी आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, सभी दोलन या कंपन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति, केवल वही आवर्त गति दोलन गति है जो आगे पीछे या ऊपर। झूले की गति दोलन गति, सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति। झूला आगे पीछे करता है कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब यहां पर हम आपको 4 प्रकार के गति के बारे में बताएं, तो हम आशा करते हैं कि आप चारों प्रकार के गति को समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, रिकैप हो जाएगा, और उसके बाद समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बन रहा होगा। वृत्तीय गति, वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को, वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को, लेकिन वृत्तीय गति होने के लिए जरूरी नहीं है कि संपूर्ण मार्ग वृत्ताकार हो, आंशिक मार्ग भी अगर वृत्ताकार रूप ले रहा है तो उसकी भी गति क्या होगी, घूर्णन गति। ऐसी वृत्तीय गति जो किसी एक्सिस के चारों ओर हो रहा हो तो उसे, ऐसी वृत्तीय गति जो किसी एक्सिस के चारों ओर हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें एक्सिस अक्ष का होना अनिवार्य है। क्लियर, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति। क्लियर हो गया। उसके बाद आवर्त गति, जब वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराती रहती है तो उसे क्या कहते हैं,
यानी आवर्त गति के कितने शर्त हैं? पथ नहीं बदलनी चाहिए, समय नहीं बदलनी चाहिए और गति दोहराती रहनी चाहिए। गति, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ पर अपने गति को दोहरा रही है तो उस गति को क्या कहते हैं? कोई भी गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, अन्य कोई भी गति आवर्त गति हो सकती है। बस उसे कितने शर्तों को पूरा करना है? 3 शर्तों। बात समझ गए? उसके बाद हम बोले कि दोलन या कंपन गति है, ऊपर नीचा आगा पीछा वाला गति क्या है? दोलन। ऐसी आवर्त गति जो किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? पवन चक्की की ब्लेड की गति घूर्णी गति होगा जी? सही है जी। ब्लेड एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है ना, निश्चित तौर पर पवन चक्की की ब्लेड की गति ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। नाव के नदी का ऊपर नीचे उछलना कौन सी गति है? दोलन गति। तो यही 2 विशेषता, ऊपर नीचा आगा पीछा। ये भी क्या है? पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। पृथ्वी की गति आवर्त गति का उदाहरण तो है ही, ये तो समझा चुके हैं। बिल्कुल पृथ्वी की गति आवर्त गति है, पृथ्वी की गति आवर्त गति है, लेकिन पृथ्वी की गति वृत्तीय गति भी है। पृथ्वी की गति वृत्तीय गति भी है। आवर्त गति के 3 शर्तों को पूरा कर रहा है पृथ्वी की गति, तो आवर्त गति। किसी कोण से पत्थर को हवा में उछालना प्रक्षेप गति होता है। कौन गति? इसके बारे में नहीं बताएं, लेकिन आपको बता देते हैं, ये गति भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान रखिएगा, किसी कोण से पत्थर को हवा में उछालना किस गति का उदाहरण है? प्रक्षेप गति का। जब किसी वस्तु को किसी कोण से उछालते हैं, जब किसी वस्तु को किसी कोण से उछालते हैं, किसी कोण से उछालते हैं, तो इस तरह की गति कैसी गति कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है, आयताकार गति नहीं कहलाती है दोस्तों। जब किसी वस्तु को किसी कोण से फेंकते हैं तब उसकी गति कैसी गति कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। ये प्रक्षेप गति का उदाहरण है दोस्तों, प्रक्षेप गति का उदाहरण है, ये आयताकार गति का उदाहरण नहीं है। वैसे भी आयताकार गति कोई होती नहीं है, रैखिक गति होती। कैसी गति? एक गति जो सबसे कॉमन है, जो हम अपने दैनिक जीवनों में रोज देखते हैं। एक और गति समझ लीजिए, कौन गति? लीनियर मोशन, रैखिक गति। जब वस्तु सीधी रेखा पर चलती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है, टेढ़े मेढ़े रेखा पर चलती है, उसकी गति कैसी गति? हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश गतिशील वस्तु कौन गति कर रहा है? सड़क पर चल रहा है बस, कौन सी गति कर रहा है? पटरी पर चल रहा है ट्रेन। सड़क पर जितना भी गति हो रहा है सब रैखिक गति है। सीधे या टेढ़े मेढ़े रास्तों पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? हम अपने दैनिक जीवनों में अधिकांश गतिशील वस्तु को जो देख रहे होते हैं वो उस समय कौन गति कर रही होती है? रैखिक गति कर रही होती है दोस्तों। बात समझे कि नहीं समझे? और अगर आयताकार रास्ते पर की गति की हम बात करें तो वो भी कौन सी गति होगी? रैखिक गति होगी दोस्तों। कौन सी गति होगी? रैखिक गति होगी। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डी, किसी कोण से पत्थर को हवा में उछालना किस प्रकार की गति है? कैसी गति है? और प्रक्षेप का गति जो है ना वो 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है? हाँ, क्योंकि प्रक्षेप के वस्तु में एक ही समय वस्तु ऊपर भी जाती है, एक ही समय वस्तु हॉरिजेंटल भी जाती।
जब कोई वस्तु एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में गति करे तब उसकी गति टू डायमेंशनल द्विविमीय गति कहलाता है। प्रक्षेप की गति द्विविमीय गति है, जबकि रैखिक गति एक विमीय गति है। रैखिक गति एक विमीय गति है और प्रक्षेप गति द्विविमीय। प्रक्षेप जैसे इस तरह पके ना जी, तो वस्तु ऊपर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है जी, अब वस्तु इधर भी आ रहा है, यानी एक ही समय में कितने दिशा में गति कर रहा है। तो प्रक्षेप गति में वस्तु एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में दूरी तय कर रही है, इसलिए यह द्विविमीय गति है, टू डायमेंशनल मोशन। सीधी सड़क पर या टेढ़े मेढ़े सड़क पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? ये रैखिक गति एक विमीय गति है। रैखिक गति एक विमीय गति है, प्रक्षेप गति द्विविमीय गति। बात समझ गए ना? गति तीन विमीय भी होता। पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड में हर आकाशीय पिंड की गति त्रिविमीय गति है। खैर, गति के गहराइयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गति के गहराइयों में गए दोस्तों तो गति में ही डूब जाएंगे, फिर उबरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन बन गया ना, अब ये कभी गलती नहीं ना होगा है? अब देखिए क्वेश्चन बड़ी आसान था, हम इसलिए समय ले लिए कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो बनाइए इसको। बहुत सारे दोस्त जो है ना इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो देखिए आपका दिमाग बहुत विस्तृत है, उसमें हजारों नहीं लाखों प्रश्न उठ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबके उत्तर पर पहुंचा जाए। हमारा प्रश्न ही इतना है ना, अर्थात सिलेबस का प्रश्न ही इतना है ना कि आप अपने दिमाग के आकांक्षाओं को समेट कर रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो पहले जो बता रहे हैं उसको समझिए, उसको याद करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है कि एरोप्लेन जो उड़ता है ना, अब एरोप्लेन को बताएंगे तो अपना एरोप्लेन ठप हो जाएगा। दोस्तों आइए, एस्थेटिक विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नेक्स्ट, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, ध्यान दीजिएगा, सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन किस गति का उदाहरण है? किस गति का? किस गति का? रैखिक गति का, ठीक है ना? अब ध्यान रखिए ये रैखिक गति है, क्योंकि ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर या सीधी पटरी पर दौड़ता हुआ ट्रेन, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि सीधी रेखा पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति, जो आप समझ चुके, लेकिन रैखिक गति ऑप्शन में नहीं। हम ये निश्चित तौर पर जानते हैं, ये आवर्त गति, ये सरल आवर्त गति भी, और ये चक्रीय यानी घूर्णन गति भी नहीं है। चक्रीय गति अंग्रेजी में इसका रोटेशनल मोशन ही दिया रहता है। ये गति जो है क्या? स्थानांतरित गति, ठीक है ना? अब स्थानांतरित गति क्या? स्थानांतरित गति इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरित गति का ऐसी रैखिक गति जो सीधे रेखा पर हो, ऐसी रैखिक गति जो केवल सीधी रेखा पर हो, जो केवल सीधी रेखा पर हो, जो केवल सीधी रेखा पर हो, सीधी रेखा पर हो, तब हम उस रैखिक गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति। आपको बता कि सीधी रेखा पर गति होगा वो भी रैखिक गति है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होगा तो वो भी रैखिक गति है। तो रैखिक गति ही है एक प्रकार की स्थानांतरित गति, लेकिन टेढ़े मेढ़े मार्गों पर होने वाले रैखिक गति को स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति केवल उसी रैखिक गति को कहते हैं जो केवल सीधी रेखा पर हो। समझ गए ना? सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति केवल वही रैखिक गति स्थानांतरित गति है, ट्रांसलेटरी मोशन है, जो केवल एनी प्रॉब्लम
समझ गए ना? हाँ, रैखिक गति समझे, स्थानांतरित गति समझे। सीधी रेखा पर या टेढ़े मेढ़े मार्गों पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? केवल सीधी रेखा पर होने वाले रैखिक गति को, केवल सीधी रेखा पर होने वाले रैखिक गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। क्लियर हो गया? सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति है। बात समझ गए कि नहीं? क्या होगा उत्तर? 6 नंबर। किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड, वो तो आगे बढ़ता है। किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से मतलब पृथ्वी की ओर गिरना। अब तो ये उत्तर नहीं होगा। ऊपर नीचे की बात होती तो हम दे देते। यहां पर ऊपरों नीचा हो रहा है, आगो बढ़ रहा है, सीधी रेखा पर बढ़ रहा है। इसी गति को क्या कहते हैं? क्या गति? कौन गति? हाँ, रेक्टिकुलर, रेक्टी लाइनर मोशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। ये रिजु रेखीय गति का उदाहरण है। रैखिक गति और रिजु रेखीय गति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है दोस्तों। जो रैखिक गति है वही रिजु रेखिक गति। रिजु रेखिक गति को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। और इसमें आप देखिए कि लीनियर छुपा हुआ कि नहीं, छुपा हुआ कि नहीं। तो रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन एक ही बात हुआ। देखिए ऊपर नीचा हो रहा है तो आप कहिएगा वो कौन गति है, लेकिन दोलन गति रैखिक गति के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि जो भी गति हो रहा है सीधी रेखा पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेनों की परेड में सेनों आगे बढ़ते रहती है, वो सीधी रेखा पर है कि नहीं है? भारी वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा है, पथ सीधा है कि नहीं है? यानी हर स्थिति में वस्तु जो है सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो मतलब वो कौन सी गति है? लेकिन आपको रैखिक गति ऑप्शन में नहीं दिया, उसके जगह पर आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि रिजु रेखीय गति रैखिक गति एक ही है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। आपको परीक्षा में सब गति का अंग्रेजी नाम भी दिया हुआ रहता, तो अंग्रेजी नाम को भी पढ़ना है दोस्तों। कभी मोशन में हिंदी नाम ऐसा दे देगा कि आप सुनने रहिएगा कि यो कोनो मोशन होता है। जब उसका अंग्रेजी नाम पढ़िएगा तब आपको सुनने लगेगा ये तो सुने हुए हैं। जैसे दोलन गति को कभी कभी कंपन गति लिख दिया। अब लोग मिस्टेक कर जाते, दोलन अलग चीज है, कंपन तो हिंदी नाम कभी कंफ्यूजिंग करते हैं, जैसे ये नाम आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि अभी आपको क्या बताए हैं? रैखिक गति को ही कई राइटर जो है क्या लिख देते हैं? रिजु रेखीय गति। कभी कभी लीनियर का जो है अंग्रेज हिंदी रूपांतरण इसमें भी होता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इसमें होता है दोस्तों। आपका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्लियर? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है? वैसे किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए हमें कई भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है। बात समझिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा भारी नहीं है। एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए, समग्र गति का वर्णन करने के लिए कई भौतिक राशि चाहिए। बल चाहिए, त्वरण एक्सीलरेशन चाहिए, वेग चाहिए, दूरी चाहिए, चाल चाहिए, विस्थापन चाहिए, कई भौतिक राशि चाहिए। लेकिन प्रश्न में जो दिया होगा, प्रश्न में जो पूछ रहा है कि समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर, किसी दिए गए
समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में क्या जाता है। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगता है दोस्तों, किससे? विस्थापन से लगता है। किससे पता लगता है? अब आप थोड़ा यहां पर विस्थापन को जान जाइए, ठीक है ना? ठीक है, किसी भी, देखिए उत्तर यही होगा कि प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का अगर हमें पता लगाना है, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम वस्तु का पता लगाना है, तो यह बिना विस्थापन जाने हमें पता नहीं लग सकता। विस्थापन दो दो ऑप्शन में, तो क्या उत्तर होगा उसके लिए अब थोड़ा विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको आप समझ लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या? दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या है? देखिए, जब भी वस्तु गतिशील होगी, जब भी कोई वस्तु मोशन में आएगा, अर्थात वो गतिशील होगा, तो वो स्वतः ही रास्ते, जिसको पथ भी लिखते हैं राइटर लोग, रास्ते की लंबाई तय करेगी कि नहीं करेगी? बताइए, करेगी कि नहीं करेगी? क्या यह संभव है गतिशील हो रास्ते की लंबाई तय न हो? क्या यह संभव है कि गतिशील हो रास्ते की लंबाई तय न हो? हाँ, संभव है। दोलन गति में ऊपरे नीचे करते रहेगा, जहां है वहीं रहेगा, तो संभव ऐसा है। लेकिन फिर भी कुछ दोलन गति में भी अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय होगी, आगे नहीं बढ़ेगी वो अलग बात है। कुछ ना कुछ रास्ते की लंबाई तय होगी, तय करेगी वस्तु। जो रास्ते की लंबाई तय करेगी उसे ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एक गतिशील वस्तु अपने गति के दौरान जो पथ की लंबाई तय करती है उसी लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? दूरी क्या है समझ गए ना? तो रास्ते की जो भी लंबाई होगी वही गतिशील वस्तु की दूरी कहलाएगी। बात समझ गए? अब दूरी तो हम समझ गए, अब हमें समझना है क्या? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और हमें अगर डिस्प्लेसमेंट समझना है तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए दो चीज का पता होना अनिवार्य है। एक, गतिशील वस्तु गति कहां से प्रारंभ किया, यानी क्या? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। एक गतिशील वस्तु कहां से गति प्रारंभ किया और कहां पर गति अंत किया, ये दोनों बिंदु का पता जब तक नहीं लगेगा तब तक हमें किसका पता नहीं लगेगा? विस्थापन का पता नहीं लगेगा। तो गतिशील वस्तुओं के द्वारा जो रास्ते की लंबाई तय की जाती है उसे हम दूरी कहते हैं। गतिशील वस्तुओं के द्वारा जो रास्ते की लंबाई तय की जाती है उसे दूरी कहते हैं। लेकिन अगर गतिशील वस्तु का विस्थापन जानना है तो हमें दो बात जानना पड़ेगा कि कहां से वस्तु ने गति प्रारंभ किया और कहां पर वस्तु ने गति को अंत किया है, यह जानना जरूरी है। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम न जाने तो गतिशील वस्तु के विस्थापन का पता बिल्कुल भी लगाया नहीं जा सकता है। मान लीजिए कि वस्तु यहां से गति प्रारंभ किया और यहां से गति प्रारंभ करके यहां पर आया, ठीक है ना? फिर यहां से गति प्रारंभ करके यहां गया, फिर यहां से गति प्रारंभ करके यहां पर आया और यहां पर उन्होंने अपने गति को क्या कर दिया? अंत कर दिया। यहां पर गति को क्या कर दिया? अंत कर दिया। यहां पर गति को उन्होंने क्या कर दिया?
तो अब दोनों के बारे में आपको पता चल गया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का पता चल गया। मान लिया वस्तु ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर। तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बारे में पता चल गया ना जी। गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अगर दूरी की बात करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, लेकिन अगर आप विस्थापन की बात करिएगा तो विस्थापन हो जाएगा ए डी। गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दोनों बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को, तो दूरी भी विस्थापन है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी है। बात समझे कि नहीं? समझे? कोई दिक्कत? अब आपको विस्थापन चाहिए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु चाहिए, ये दोनों चाहिए तो क्या चाहिए? दूरी चाहिए। अब दूरी न पता है तो क्या लगता है कि ये दोनों बिंदु आप पता कर लीजिएगा। आप दूरी पता करने जाइएगा तो आपको रास्ता का लंबाई पता चलेगा, रास्ता का लंबाई नापिएगा तो ये दोनों बिंदु पता चल जाएगा। ये दोनों बिंदु पता चला तो, और इससे भी पता चलेगा प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु किधर है, ऊपर के नीचे के आगे के पीछे। यानी गति के संपूर्ण विवरण करने के लिए हमें दूरी भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? आंसर होगा दूरी और क्लियर। अंतिम उत्तर हमारा क्या था? किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है, यह क्या जानकर पता लगेगा। लेकिन विस्थापन जानने के लिए हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जानना पड़ेगा, और ये दोनों बिंदु जानने के लिए हमें दूरी जानना पड़ेगा। किन जानना पड़ेगा? यानी दोनों जानना पड़ेगा, तब गतिशील वस्तु के बारे में सब कुछ पता आपको चलेगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? दूरी क्या है, विस्थापन क्या, समझ गए ना? गतिशील वस्तु के द्वारा जो रास्ते की कुल लंबाई तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को एनी प्रॉब्लम? दूरी और विस्थापन के और भी कई संबंधों का हम जिक्र करेंगे दोस्तों। बाबू ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, गति के कई प्रकार हैं, है कि नहीं है? गति के कई प्रकार, रैखिक गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति, दोलन गति, कंपन गति, प्रक्षेप गति, पता नहीं कौन कौन गति। गति के कई रूप हैं, लेकिन गति का एक और रूप है। गति को हम केवल दो भागों में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक समान गति और दूसरा असमान गति। गति को इस तरह से हम कई भागों में बांट सकते और बांट दिए हैं, लेकिन गति का बंटवारा कुछ इस तरह से भी होता है, और इस तरह से जो होता है सो हो चुका है। और केवल कितने प्रकार के गति होता है? तो गति केवल दो प्रकार के होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट करे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को
एक समान गति कहते हैं जब कोई वस्तु समान समय में समान समय अंतराल तय करे तो उसकी गति को, जैसे कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु 1 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय की, बात समझे, और 1 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय की, और मान लीजिए आपको कह दिया कि ये गति जो हो रही है ये कैसी गति, एक समान गति। मान लीजिए कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है और 1 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो एक समान गति होने का क्या मतलब है जानते हैं कि 1 सेकेंड में 8 मीटर है तो आधा सेकेंड में वो कितना होगा, 4 मीटर। चौथाई समय में वो कितना होगा, 2 मीटर। बस समझ गए ना। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसके गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। एक समान गति की यही खासियत है कि एक समान समय में एक समान दूरी तय होती है, चाहे समय अंतराल को कितना भी छोटा क्यों ना कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु 0.5 सेकेंड में 4 नहीं 5 मीटर दूरी तय किया, लेकिन फिर भी वो 1 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय किया, तब उसकी गति एक समान नहीं है, तब उसकी गति क्या है, असमान है। मान लीजिए कि कोई वस्तु 0.5 सेकेंड में 5 मीटर और अगला 0.5 सेकेंड में 3 मीटर दूरी तय किया, तो वो भी 1 सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय किया है। लेकिन क्या उसको हम एक समान कहेंगे, नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, असमान कहेंगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, चाहे समय अंतराल को कितना भी छोटा क्यों ना कर दिया जाए, तो उस गति को हम क्या कहते हैं। और ऐसा नहीं हो रहा है तो असमान। क्लियर। तो कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय कर, इसमें तो कोई दिखते ना वो कैसी गति है। और असमान गति का मतलब और एक समान गति का मतलब आप समझ रहे हैं ना। व्यवहारिक तौर पर एक समान गति करना संभव नहीं है। एक समान गति एक आदर्श गति है जिसका अस्तित्व केवल फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाते समय ही है। नहीं तो दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु, पृथ्वी तक की गति भी एक समान नहीं है। पृथ्वी भी जब सूर्य के निकट आती है तो उसका गति बढ़ जाता है, और जब वो सूर्य से दूर जाती है तो उसके गति का वेग घट जाता है। वो भी एक समान गति नहीं कर रहा है दोस्तों। तो व्यवहारिक तौर पर एक समान गति की स्थिति संभव, हम दैनिक जीवनों में जितने भी गति को गति करते देखते, कोई भी एक समान गति नहीं कर रहा है। सब कैसी गति कर रहा है, असमान गति कर रहा है दोस्तों। एक समान गति का अस्तित्व केवल व्यवहारिक तौर पर आप कह सकते फिजिक्स में है। जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते होंगे 11th-12th में, तो आप देखते होंगे प्रश्न है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, उसका त्वरण इतना है, ये निकाली वो निकाली, बात किताबें में है। क्योंकि एक समान गति का शर्त कितना हार्ड है आप देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि विस्थापन 0 हो सकता, ये हो सकता, जो भी गति में होगा यही पूरा चैप्टर में होगा। पहले हमको चैप्टर खत्म करने दीजिए, तब आप कहिएगा कि गति का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति और समान गति का उदाहरण है। बिल्कुल आप जानते कि जब कोई मुक्त रूप से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब वेग जब उसका बढ़ता जाता है तो निश्चित तौर पर 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय की, फिर अगला सेकंड में वो 80 से अधिक दूरी तय कर रहा है, क्योंकि नीचे गिरते समय गति का वेग जो है, गति का वेलोसिटी जो है वो क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। और जब गति का वेग बढ़ रहा है तो वो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करेगी जी।
वो तो हर सेकंड अपने द्वारा तय की गई दूरी में क्या कर लेगा, इजाफा कर लेगा। तो बिल्कुल मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति एक समान गति नहीं है, असमान गति का उदाहरण है। क्योंकि वस्तु जब नीचे गिर रही होती है तो हर सेकंड उसके वेग में वृद्धि हो जाती है, जिससे वो हर सेकंड अगले सेकंड के तुलना में अधिक दूरी तय करती है, अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। और इसलिए ये एक समान नहीं, कैसी गति, असमान गति वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होता है। बिल्कुल सीधा तब होगा जब सीधा रहेगा, ये खुदे असमान दूरी समय ग्राफ। अब जानते हैं कि मोशन का जितना भी ग्राफ होता है उसमें नियम है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा किसको रखिए, समय को फिक्स है वो, बाकी जो कुछ है उसको आप कहां पर रखिए, दूरी पर रखिए। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया, 8 मीटर, दूसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया, मान लीजिए कितना, 3 मीटर, और 2 सेकंड में ही, दूसरा सेकंड हम बोल रहे हैं, यानी 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ टोटल कितना, 1 सेकंड। पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया, दूसरा सेकंड में 3 मीटर। मान लीजिए कि तीसरा सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लिया, 12 मीटर। तो आपसे हम पूछेंगे कि क्या ये असमान गति है? बिल्कुल है, क्योंकि समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है। अगर ये पहला सेकंड 8 मीटर, दूसरा सेकंड भी 8 मीटर, तीसरा सेकंड भी 8 ही मीटर दूरी तय करता, तो हम कहते कि गति क्या है, एक समान है। लेकिन एक समान है, ये क्या है, असमान। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, आप देख लीजिए कि टेढ़ा है कि, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव होगा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड। मान लीजिए 5, 10, अब 15, क्लियर। तो पहला सेकंड कितना है जी, तो पहला 8, यहां पर अंदाजे ले लेते हैं 8, ठीक है। दूसरा सेकंड 5 के नीचे, तीसरा सेकंड 12, तो तीसरा सेकंड 12 लगभग यहां आएगा, आगे जी। अब बताइए ग्राफ सीधा है कि टेढ़ा, कैसा है, यानी कैसा है, बिल्कुल है कि ना है। ये कथन भी आपका क्या है, अभी ग्राफ बनाए जी। पहला सेकंड में उन्होंने कितना दूरी तय की, तो पहला का सिंबल हमने कहां पर दिया है, 8 पर। दूसरा सेकंड वो कितना दूरी तय की, तो दूसरा का हम सिंबल कहां पर दिए हैं, 3 मीटर पर दिए हैं। फिर तीसरा सेकंड कहां, तो 12 पर ले गया। फिर सबको मिलाएं तो ये सीधा रेखा है कि वक्र रेखा, वक्र का मतलब टेढ़ा, ठीक है ना। ये सीधा रेखा है कि वक्र रेखा, बिल्कुल दोस्तों गांठ बांध लीजिए कि एक समान गति का दूरी समय ग्राफ सीधा रेखा होता है और असमान गति का दूरी समय ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता है। वैसे भी गति में जितना भी ग्राफ है ना, वो सीधी रेखा तब होगा जब कुछ भी एक समान होगा। आपसे पूछते एक समान वेग का ग्राफ सीधा ही होगा, जो भी हो। एक समान त्वरण वाला ग्राफ सीधा, जो भी एक समान होगा ग्राफ प्राप्त होगा सीधा। अब सीधा कई तरह से ऐसे ऐसे मिल सकता है, लेकिन वो सीधा ही होगा। तो समझे, गति संबंधी जितने भी ग्राफ है, उस ग्राफ में सीधा लाइन तभी प्राप्त होगा जब कोई राशि एक समान हो, अन्यथा नहीं। अब जैसे अभी नहीं जानते तो आप आश्चर्य में पड़ गए, अब आप जान गए असमान गति वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा, वक्र रेखा। ये हम चेक करके देखें। अब आप ये को याद कर लीजिए कि एक समान गति का दूरी समय ग्राफ क्या होगा। तो ये भी क्या है आपका सही, अब ये भी आपका सही है। असमान गति त्वरित गति होगा, त्वरित मतलब एसिलरेट। एसिलरेट मोशन, जब कोई वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता जाए,
या समय के साथ घटता जाए तो ऐसे गति को एक्सीलरेटर मोशन कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरित गति। अब यहां पर देखिए अगला सेकंड कम दूरी तय किया, इसका मतलब अगला सेकंड इसका वेग घट गया, फिर अगला सेकंड वो ज्यादा दूरी तय किया, मतलब अगला सेकंड उसका वेग। तो जब वेग घटता जाए समय के साथ बढ़ता जाए तो हम कहेंगे कि वस्तु की गति और असमान गति में यही न होता है जी। तो निश्चित तौर पर एक समान गति में त्वरण नहीं होता है, जबकि असमान गति त्वरित गति होती है। तीनों का तीनों कथन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट, अब 10 नंबर जो है कल बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब क्लास को थोड़ा डेली करिए। चलिए दोस्तों, कहिए यहां तक समझ में आया कि नहीं, जितना समझ आए। आए चंदन सिंह ग्राफ गलत बन गया, ग्राफ कोई गलत नहीं, ग्राफ सही बना है जी।